नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम हिंसा की आग में जलते बांग्लादेश और सीरिया के एलेप्पो में फिर भीषण लड़ाई पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर ग्रीनलैंड को लेकर क्या बयान दिया और फिर क्यों इच्छा जताई ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। बांग्लादेश में बेकसूर हिंदू युवक की सरेआम लिंचिंग से दुनिया भर में आक्रोश। दीपू दास को इंसाफ दिलाने के लिए भारत के विभिन्न शहरों में फूटा लोगों का गुस्सा। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। वेनेजुएला पर कसता अमेरिकी शिकंजा, एक छोटी नाव को बनाया निशाना। रूस ने जताई चिंता, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी, कहा मादुरो को जाना ही होगा। मादुरो का पलटवार, कहा अपने देश पर ध्यान दें ट्रंप। सीरिया के एलेप्पो में फिर बढ़ा तनाव, ताजा झड़प के बाद दोनों पक्षों की तुरंत लड़ाई रोकने पर बनी सहमति। सरकार की सेना और कुर्द बलों एसडीएफ के बीच झड़प, 2 की मौत और कई अन्य घायल। तुर्की के विदेश मंत्री के दौरे से उपजे हालात। शांति प्रयासों के बीच रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला, ऊर्जा संयंत्रों को बनाया निशाना। 3 लोगों की मौत, कई इलाकों में बिजली गुल। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा मायामी वार्ता के बाद कई मसौदा दस्तावेज तैयार। आपदा प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत। दितवाह की तबाही से उबरने के लिए $450 मिलियन के पुनर्निर्माण पैकेज की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के तौर पर विदेश मंत्री जयशंकर की राष्ट्रपति दिशानायके से मुलाकात। और आइए अगली खबर की ओर, पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं और ये खबर है बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की वहां पर जो हत्या हुई, उसके बाद हालात काफी खराब वहां पर बने हुए हैं और हिंदू युवक को पीट पीट कर जिंदा जलाने के विरोध में भारत, नेपाल और बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से हालात पर काबू पाने की अपील कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आइए इस संबंध में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। एक बेकसूर हिंदू युवक की सरेआम लिंचिंग और उसकी लाश को जलाए जाने की घटना के बाद उपजा आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हुई दिल दहला देने वाली इस घटना के खिलाफ विश्व भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में बांग्लादेशी उच्च आयोग के बाहर भी एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करते हुए दीपू चंद्र दास के लिए न्याय की आवाज बुलंद की। भारी पुलिस बंदोबस्त ने इस बात को सुनिश्चित किया कि प्रदर्शनकारी उच्च आयोग के परिसर से दूर ही रहें। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला दूसरे शहरों में भी देखा जा रहा है। जम्मू, सिलीगुड़ी, हैदराबाद, जमशेदपुर, असम, त्रिपुरा, नेपाल के अलग अलग जिलों में भी इस मामले को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय न्याय की गुहार लगा रहा है। इस बीच यूनुस प्रशासन कोई ठोस कदम उठाने के बजाय टाल मटोल का रवैया अपनाए हुए है। जानकारों का कहना है कि यूनुस प्रशासन की इन्हीं हरकतों ने कट्टरपंथी तत्वों को बेलगाम कर दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी यूनुस प्रशासन से हालात को नियंत्रित करने का आह्वान कर रहा है। ढाका में तैनात रूस के राजदूत ने अंतरिम सरकार को चेताया है कि उसे जितनी जल्दी संभव हो भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करने पर ध्यान देना चाहिए। रूसी राजदूत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की केंद्रीय भूमिका की याद दिलाई।
वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने हाल के हमलों और हिंदुओं की लिंचिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस बीच बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने कहा है कि अंतरिम सरकार की विफलता के कारण ही बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उधर इनकलाब मंच के बिगड़ते बोल पर पलटवार करते हुए यूनुस ने फिर दोहराया है कि चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे। इससे पहले इनकलाब मंच ने हादी को न्याय नहीं मिलने तक चुनाव नहीं कराए जाने की धमकी दी थी। हादी की हत्या के बाद से ही बांग्लादेश में नया बखेड़ा चल रहा है। और आइए इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान मौजूद हैं। संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जेएनयू से हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिस तरह के बांग्लादेश के हालात बने हुए हैं और हमने देखा कि भारत में भी कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं उसको लेकर के, जो वहां पर हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई थी, और साथ ही साथ नेपाल में और खुद बांग्लादेश में भी कई प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं इसको लेकर के, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी धन्यवाद। देखिए, ये बात साफ साफ हो चुकी है बांग्लादेश में कि अब वहां पर कोई हसीना नहीं है। हसीना के आने के बाद से 1.5 साल से जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात हो गए हैं, तो ये बात स्पष्ट है कि वहां पर जो अभी सत्ता है, कहने के लिए सिर्फ मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट है, सत्ता है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो मोहम्मद यूनुस से भी बाहर चला गया है। और वहाँ पे जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो फोर्सेस हैं, जिसको हम कहेंगे जमात इस्लाम, और इनका एक स्ट्रॉन्ग नेक्सेस वहाँ पे क्रिएट होगा, एक सिंडिकेट वहाँ पे क्रिएट हो गई है, और वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से ये पहली इंसिडेंट नहीं है, पहले भी इस्कॉन टेम्पल के जो प्रीस्ट को अरेस्ट किया था, और जिस तरीके से कंगारू कोर्ट बन के, और जो आवामी लीग के और लिबरल डेमोक्रेटिक लोग हैं, मुस्लिम्स भी हैं और हिंदू हैं, जिनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है बांग्लादेश में, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। लेकिन जिस तरीके से सरेआम जो एक ये दीपू चंद दास की जो हत्या की है, ये लगता है कि बांग्लादेश को एक अनार्की की तरफ ले जा रहा है। और मुझे लगता है इसमें जो खास ताकतें हैं, जो जिनका कोई मास स्पेस नहीं है, जिनका कोई बांग्लादेश में मास प्रेजेंस नहीं है, पैन बांग्लादेश प्रेजेंस नहीं है, वो नहीं चाहती कि बांग्लादेश में फ्री, फेयर और इंक्लूसिव इलेक्शन हो। और वो इनफैक्ट इलेक्शन के पक्ष में ही नहीं है। जिस तरीके से इंकलाब मंच का भी एक बयान आया कि हम नहीं चाहते कि इस हालात में चुनाव, बेसिकली वो चुनाव नहीं कराना चाहते, वो ऑथोरिटेरियन और अनइलेक्टेड गवर्नमेंट के माध्यम से जो एक अभी व्यवस्था बनी हुई है उसको ही सस्टेन करना चाहते हैं। ये बांग्लादेश के लिए मुझे लगता है कि इसको एक गृह युद्ध की तरफ धकेलने का साफ साफ उदाहरण है, और बहुत बड़ी चिंता है, ना केवल बांग्लादेश के लिए, पूरे दक्षिणी एशिया के लिए, कि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस और उनके जो एसोसिएट्स हैं, ये कहिए कि जो स्टूडेंट्स लीडर्स हैं, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये भी बहुत चिंता का विषय है। और एक एंटी इंडिया, एंटी अवामी लीग, एंटी 1971 का एक रिटोरिक क्रिएट कर दिया गया है, वो बहुत ही बांग्लादेश की अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत एक चिंता का विषय है। संजय जी, इस सब के बीच सवाल ये भी आता है कि दीपू दास की मॉब लिंचिंग हो या वहां पर 2 छात्र नेताओं को वहां पर गोली मार दी गई, इसके बाद हम देख रहे हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों के जो राजदूत हैं या विभिन्न देशों की तरफ से बांग्लादेश को लेकर के प्रतिक्रिया दी जा रही है, और यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं उन्होंने चिंता भी जताई है। सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, जिसने ये कह दिया कि ये जो दीपू दास की लिंचिंग की घटना है ये एक छोटी सी घटना है, उस पर कोई असर पड़ेगा इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसको लेकर के? देखिए, जो हालात बांग्लादेश में हो गए हैं, और मैं ये कहूंगा कि आज जो बांग्लादेश में जो माइंडसेट और जो विचार डोमिनेट कर रहा है वो पाकिस्तान का माइंडसेट है, पाकिस्तान का विचार। और वहां पर आप जानते हो जिस तरीके का एक फेल्ड और डिसफंक्शनल स्टेट पाकिस्तान है, और उसमें आर्मी और अथॉरिटेरियन वॉइस ही बुलंद होती है, वही विचार आज बांग्लादेश में कायम किया जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा कर रही है, और जो आईएसआई का और पाकिस्तान का जो प्रॉक्सी बना हुआ है जमात इस्लाम, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। मुझे लगता है कि भारत सहित बाकी सभी देशों को इस इशू को बहुत डिप्लोमेटिकली इसको डील करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा कोहर्सिव मीन्स के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने सत्ता को हथियार लिया है, और जो वो उनकी संख्या
बांग्लादेश में बहुत ज्यादा नहीं है। आज भी अगर फ्री फेयर इंक्लूसिव चुनाव होते हैं तो इनको कोई जनता, कोई बांग्लादेश के लोग इनको कोई समर्थन देने वाले नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट आया है, चाहे यूएन सेक्रेटरी जनरल से आए हों या बाकी जो एम्बेसडर, रशिया के जो एम्बेसडर ने भी स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें साफ साफ इंडिकेशन है कि एक वहां पे शांति की बात की जाए, माइनॉरिटीज के प्रोसिक्यूशन को रोका जाए और बिल्कुल फ्री फेयर इंक्लूसिव चुनाव हो, ताकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश को एक राजनीतिक स्थायित्व मिले। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आवामी लीग कहीं चुनाव में नहीं है और यहाँ पर अभी जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, 2 छात्र नेताओं को गोली मार दी गई, हिंदू युवक की वहां पर मॉब लिंचिंग हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे वो चुनाव किस तरह से होंगे, उसको लेकर के क्या सवालात नहीं उठते? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल आपने चंद्रशेखर जी कि ये वहां पे चुनाव, मैं कहूंगा कि कोई अगर राजनीतिक दल जो है जिसका पैन बांग्लादेश प्रेजेंस है, वो पहली पार्टी है अवामी लीग है। और आज भी जो सर्वे आ रहे हैं, अभी जो 2 न्यूज़पेपर को वहां पे उस पे अटैक हुआ, उन्होंने भी एक सर्वे किया था कि 70% बांग्लादेश के लोग ये चाहते हैं कि वहां पर अवामी लीग को चुनाव में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। और आपको मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं कि आज भी बांग्लादेश अगर में अवामी लीग चुनाव लड़ती है तो 30 से 35% वो चुनाव उनके पक्ष में लोगों का समर्थन रहेगा। और यही डर है जो कट्टरपंथी हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जिसमें नई पार्टी जो किंग्स पार्टी बनी हुई है, एनसीपी या जमात इस्लाम का, कि अगर 2 राजनीतिक दल बीएनपी और अवामी लीग अगर चुनाव में लड़ती है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। और इसी ही डर की वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि -1 आपने कर दिया और बीएनपी को भी, क्योंकि बीएनपी में भी आप देखना एक नया गेम शुरू होने वाला है कि जिस तरीके से तारिक रहमान को एक ट्रेवल पास दिया है, यानी कि तारिक रहमान को बुला के एक नया पोलराइज्ड और डिस्कोर्स क्रिएट किया जाएगा कि तारिक रहमान तो करेक्ट आदमी है, 2001 से 2006 के बीच में जिस तरीके का शासन सत्ता दी थी वो फिर से बांग्लादेश को उधर ही ले जाएगा। तो एक तरीके से पोलराइजेशन बीएनपी वर्सेस जमात इस्लाम और एनसीपी के बीच में होगा, यानी कि अवामी लीग को बाहर रखने का पूरा प्रयत्न है। तो ये सबकी नजरें बनी रहेंगी क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं बांग्लादेश में, और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह से बांग्लादेश आने वाले दिनों में आगे की ओर बढ़ता है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर रहेंगी। संजय जी, चुनाव को आगे खिसकाने का, चुनाव को नहीं कराने का, डेफर करने के नए ये तरीके अपनाए जा रहे हैं। ठीक है संजय जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम दाल पर असली दाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर सीरिया से है। सीरिया के एलेप्पो शहर की हम बात करेंगे। सीरिया के एलेप्पो शहर में एक बार फिर से यहां पर जंग भड़क उठी। और ये जंग किसके बीच भड़की? ये जंग भड़की सीरियाई सेना और एसडीएफ के लड़ाकों के बीच। भीषण लड़ाई देखने को मिली। फिलहाल दोनों पक्ष इस लड़ाई को रोकने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कुर्दों की सेना एसडीएफ लंबी बातचीत के बाद सीरियाई सेना में कुछ शर्तों के साथ विलय के लिए तैयार है, लेकिन इसके बाद भी यहां दोनों पक्षों में यह लड़ाई कैसे छिड़ गई, आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। सीरियाई सेना और कुर्द नेतृत्व वाली सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस भले ही झड़पों को तुरंत रोकने और तनाव को कम करने पर सहमत हो गई हों, लेकिन अलेप्पो में अचानक भड़की हिंसा की आग ने नाजुक दौर से गुजर रही शांति की राह को और मुश्किल में डाल दिया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले न करने के निर्देश दिए हैं। ये झड़पें मुख्य रूप से अलेप्पो के कुर्द बहुल शेख मकसूद और अशरफी इलाके में केंद्रित थी। युद्ध के दौरान अलेप्पो पर कब्जा बदलता रहा, फिर भी इन क्षेत्रों पर कुर्दों का नियंत्रण बरकरार रहा। सत्ता परिवर्तन के बाद से क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था एसडीएफ और सरकारी सैनिकों द्वारा संयुक्त रूप से संभाली जा रही है, लेकिन विश्वास और समन्वय का डोर पल भर में टूट गया। भारी तोपखानों, मोर्टार, टैंक आग उगलने लगे। देखते ही देखते हालात इस कदर खराब हो गए कि प्रशासन को स्कूलों, विश्वविद्यालयों और सरकारी कार्यालयों पर अस्थायी रूप से ताला लगाने पर मजबूर होना पड़ा। इन झड़पों की तात्कालिक पृष्ठभूमि तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और खुफिया प्रमुख इब्राहिम कालिन की दमिश्क यात्रा को माना जा रहा है। दरअसल सीरियाई सरकार और एसडीएफ के बीच बीते 10 मार्च को एक समझौता हुआ था, जिसके तहत उसे अपने सैनिकों को साल के अंत तक राष्ट्रीय सेना में विलय करना है। दोनों पक्ष इसके लिए सहमत भी हैं, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए इस पर अब भी मतभेद है। एसडीएफ नई सरकार में एक यूनिट के तौर पर अपनी कमान संरचना और युद्ध के दौरान प्राप्त स्वायत्तता को बरकरार रखना चाहती है, जबकि सरकार चाहती है कि एसडीएफ के 50,000 लड़ाकों का विलय 3 डिवीजन में किया जाए, जिस पर सीरिया का आंशिक नियंत्रण हो। वहीं तुर्की इसके खिलाफ है। तुर्की को लगता है कि इससे एक देश के भीतर अलग देश का निर्माण हो जाएगा, इसलिए वो एसडीएफ के अस्तित्व को ही खारिज करता है। दरअसल तुर्की की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से संबंध होने के कारण अंकारा इसे अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। एसडीएफ कुर्दों का एक सशस्त्र संगठन है जो आईएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के मुख्य सहयोगी के रूप में काम कर चुका है। ये देश के अधिकांश तेल उत्पादन, गेहूं के विशाल भंडार और उन जेलों को नियंत्रित करता है जहां आईएस के आतंकी रखे गए हैं। ताजा झड़पों के बाद से एसडीएफ का डर और बढ़ गया है कि ठोस गारंटी के बिना निरस्त्रीकरण से कहीं नई सरकार में वो और असुरक्षित न हो जाएं। अपनी सीरिया यात्रा के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हकीकत में एसडीएफ का समझौते के पालन का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने एसडीएफ पर इजराइल के साथ समन्वय का आरोप लगाकर इसमें भू राजनीतिक आयाम जोड़ने की भी कोशिश की। अलेप्पो में हुई हिंसा असद के बाद सत्ता परिवर्तन और राष्ट्रपति अल-शरा के नेतृत्व के लिए एक गंभीर परीक्षा साबित हो रही है। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि सीरिया में किस तरह के हालात बने हुए हैं। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मेहमान संजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, अगर ये सीरिया की हम बात करें तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अलेप्पो में एक बार फिर वहां पर भीषण लड़ाई देखने को मिली, पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ है आपकी? देखिए, ये एक चिंता का विषय इसलिए बन गया कि जो 10 मार्च को एग्रीमेंट हुआ था 2025 में, खासकर जब असद की सरकार गिरी
उसके बाद जो दिसंबर 2024 में लगभग 24 साल का एक लंबा शासन था, उसके बाद सरकार गिरी और 10 मार्च को एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें अमेरिका बैक्ड एग्रीमेंट आप कह सकते हैं, उसमें वो उसका इस साल में उसको इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन एक चिंता का विषय है कि अब दोबारा से जो सीरियन आर्मी और एसडीएफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। दरअसल बात ये है कि ये जो कुर्दिश लोग हैं, ये लगभग 30 से 35 मिलियन पॉपुलेशन है और पूरा मिडिल ईस्ट में है। इसमें आप ये टर्की में भी है, ईरान में भी है, इराक में भी है, सीरिया में भी है। और सीरिया में ये नॉर्दर्न जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो सीरिया का है, उसमें कंसंट्रेटेड है। इनका सीधा कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ वो सीरियन आर्मी के साथ साथ बेसिकली जो आईएस है उसके खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका इनको बैक करता रहा जी, इनके पीछे खड़ा रहा। अब सवाल क्या यहाँ आता है कि इसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स तो हैं ही, जो आपने कहा कि वहां के रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है, वहां के खाद्यान्न को कंट्रोल करती है, उसके साथ ही साथ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बहुत बड़े हैं। और इसमें खासकर जो तुर्की का जो रोल है वो बड़ा एक डाउटफुल, एक सस्पिशियस है, क्योंकि तुर्की का सीधा कॉन्फ्लिक्ट एसडीएफ से है। और इसमें जो मेजर कंटेंशियस पॉइंट है कि तुर्की ये चाहता है कि इनका एसडीएफ का जो विलय हो, जो वो सीरियन आर्मी में विलय हो जाना चाहिए। जो कि एसडीएफ का जो डिमांड है वो ये कहते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट कंट्रोल चाहते हैं इस क्षेत्र का, हम इंटीग्रेशन होंगे लेकिन वो भी हम ऑटोनॉमी के साथ में इंटीग्रेशन होंगे। और ये बहुत बड़ा कंटेस्टियस पॉइंट हो रहा है, क्योंकि अगर ये बात अगर एसडीएफ को इंडिपेंडेंट कंट्रोल मिल जाता है तो ये हमेशा के लिए तुर्की के लिए खतरा बना रहता है। तो ये बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी इन्वॉल्व हैं। और संजय जी, यही जानना चाहेंगे आपसे कि एक तरफ ये साफ आपने कर दिया कि तुर्की कहीं ना कहीं एसडीएफ के खिलाफ है। एसडीएफ को पहले जिस तरह से अमेरिका से समर्थन था, क्या अभी भी एसडीएफ को इस तरह का समर्थन है वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से जो एक तो एसडीएफ का तुर्की से तो आपने साफ साफ कहा कि एक ट्रेडिशनल राइवलरी उनके पास, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है पीकेके, जो वर्कर्स पार्टी है, वो बेसिकली एक तरीके से मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उसका तुर्की से तो साफ साफ कंटेंशन है। दूसरा जो पक्ष है कि अमेरिका अभी भी एसडीएफ के पीछे, वही तो एग्रीमेंट में इन्वॉल्व थे और वो एसडीएफ के पीछे खड़ा हुआ है, क्योंकि आज भी जो आईएसआईएस का जो इस्लामिस्ट फोर्सेस का खतरा पूरा मिडिल ईस्ट में बना हुआ है और उसके लिए काउंटर जो एक फोर्स क्रिएट किया गया वो ये कुर्दिश लोगों का एक जो संगठन बना, ये बहुत पुराना अभी हाल में आईसिस के ऊपर हाल में सीरिया में अमेरिका ने हमले भी किए थे। तो ये आने वाले समय में कोई एक नई इक्वेशन बनती हुई दिख रही है इसमें आपको? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ये बहुत पुराना संगठन नहीं है, मैं वही कह रहा हूं 2015 में ही ये एसडीएफ का निर्माण हुआ था। तो अमेरिका अपना प्रेजेंस, चाहे वो जियो स्ट्रेटेजी को, चाहे वो मिलिट्री प्रेजेंस हो, वो ना केवल डायरेक्टली बल्कि अपना प्रॉक्सीज के माध्यम से भी वो रखना चाहते हैं। और ये एसडीएफ एक प्रॉक्सी है, तो वो लेकिन सिर्फ कंटेंशियस पॉइंट है कि अमेरिका उसको स्लोली एक विलय की बात। ठीक है संजय जी, दरअसल वक्त कम है, हम कोशिश करेंगे किसी दूसरे दिन इस विषय पर और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH थिंकर्स मसाला। मसाले सच MDH। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। पीएम विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है, खनिजों के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंडी को ग्रीनलैंड के लिए अपना विशेष दूत नियुक्त किया है। हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने राष्ट्रपति ट्रंप के कदमों की आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लेकर अपने हालिया बयान में कहा कि मादुरो के लिए सत्ता छोड़कर चले जाना ही समझदारी होगी। साथ ही उन्होंने समुद्र में जब्त किए गए वेनेजुएला के तेल टैंकरों पर बात करते हुए कहा कि अमेरिका उस तेल को या तो रख सकता है या फिर बेच भी सकता है। वहीं प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना ने ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाते हुए एक छोटी नाव पर हमला किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। खबर दुनिया की के प्रायोजक थे